फ्रेंड्स, गुरुकुल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने 11th में जो बच्चे आते हैं उनके लिए कॉमर्स का डेफिनेशन हमने लिया था। अब हम अकाउंट की तरफ आएंगे जो इसका मेन सब्जेक्ट है। कल ही मैंने आपसे बताया कि 11 से लेकर तो आपको एमकॉम तक या कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर जाते हो या कॉमर्स के किसी भी फील्ड में आप यदि काम करते हो तो आपको अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो अपने को अकाउंटेंसी के बारे में या अकाउंट के बारे में जानने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स या कंसेप्ट या कुछ स्पेलिंग्स हमको देखना पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे नए शब्द है जो हम डायरेक्ट अगर हम स्टार्टअप करेंगे तो बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि और ये 11वीं का बेस है, यहाँ से अगर आप प्रिपेयर होते हो तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब तक आप इस कॉमर्स के फैकल्टी में जब तक आप लर्निंग या सीखोगे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग और टॉप करने वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आप 100 में से आउट ऑफ 100 आप कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम अकाउंट की शुरुआत ही नहीं कर सकते। क्योंकि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन शुरू कर देने के बाद में कई शब्द ऐसे आएंगे कि जो हम लोगों के लिए बिल्कुल नए रहेंगे या जो आज तक हमने कुछ अदर मीनिंग से हमने देखे और यहाँ पर कुछ अदर मीनिंग से हमारे सामने आ रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी विषय का नाम बहुत सी जगह पर बहुत से स्कूलों में यूनिवर्सिटीज में ये बोर्ड में ये प्रचलित है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नाम में इसका अर्थ लगा हुआ है पुस्तक पालन एवं लेखा कर्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। बुक मतलब किताबें, कीप मतलब रखना, पुस्तक पालन मतलब किताबें रखना, और अकाउंटेंसी का मतलब होता है लेखा कर्म। लेखा का मतलब होता है लिखना और कर्म का मतलब होता है कार्य करना। तो किताबें रखना और उसमें लिखने का काम करना, यही हमारा अकाउंटेंसी है। और कोई भी अगर व्यापारी होगा तो वो किताबें रखेगा, पुस्तकें नोटबुक अपने यहाँ पर रखेगा और उसमें कुछ भी लिखने का काम करेगा। कुछ भी में मतलब आएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि वो अपने रोजमर्रा के मैंने क्या खाया क्या पिया ये लिखेगा। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो आर्थिक व्यवहार है जिसमें मॉनिटरी या पैसों का संबंध है वही व्यवहार वो वहां पर लिखेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ 40 से 42 स्पेलिंग मैंने आपको लिए हैं। लेने को तो हम 200-250 स्पेलिंग शुरुआती दौर पर लेते हैं। अगर आपका कमेंट रहा तो हम अगले पार्ट में फिर इसमें स्पेलिंग पर आपको ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका बेस तैयार होता है और यहाँ से आपको पूरी तैयारी होती है। सबसे पहले वर्ड लिया है अपन ने कैपिटल, जिसमें कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मालिक जब व्यवसाय शुरू करता है तो उसमें अपना खुद का पैसा डालता है, खुद का इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि बिना पैसों के व्यवसाय नहीं कर सकते हम। कोई भी अगर व्यवसाय हमको शुरू करना है तो हमको पूंजी लगाना बहुत आवश्यक है। और पूंजी या हमारे व्यवसाय का या व्यापार का आत्मा है। जैसे शरीर में आत्मा का महत्व है उसी तरह से व्यापार में पूंजी का महत्व है, क्योंकि इसी से हमारा बिजनेस रनिंग होता है, इसी से हमारा काम चलता है। तो कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस में अपना पैसा लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं, जिसे कैपिटल। अभी तक कैपिटल का मतलब हम लोगों को राजधानी या राइट इन कैपिटल वर्ड्स अल्फाबेट में हम एबीसीडी कैपिटल वर्ड्स में इस तरीके से जानते हैं। लेकिन अकाउंट में अगर आपको कैपिटल का मतलब देखना है तो पूंजी द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस, ये हमको यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखना होगा। इसके बाद में ड्राइंग शब्द सभी को पता है, जिसको हम चित्रकला के माध्यम से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक माइनर चेंज है, ड्राइंग में मैंने एस लगा दिया है। बोलते समय हम ड्राइंग बोलते हैं, एस साइलेंट रहता है, लेकिन ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। मतलब जो पैसा कोई भी व्यवसायी या कोई भी मालिक अपने व्यवसाय में से खुद के खर्चे के लिए, पर्सनल यूज के लिए जब निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो दोनों बातें आ गई। एक साइड में अगर वो पैसा लगाता है तो वो पूंजी हो जाती है, और एक साइड में अगर वो खुद के खर्चे के लिए, घर के खर्चों के लिए अगर पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। इसके बाद में गुड़ का मतलब आप सभी को पता है। हिंदी में देखेंगे तो शक्कर का गुड़ बनता है, इंग्लिश में देखोगे तो गुड़ का मतलब अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर एस लग गया है, गुड्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे वस्तु या माल। उसी तरीके से मैंने कुछ अल्टरनेट वर्ड भी लिखे हैं, कमोडिटीज, आर्टिकल्स। आर्टिकल का मतलब आप लेख से जानते हो, लेकिन आर्टिकल का मतलब भी कई जगह पर कॉमर्स में वस्तु के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार से गुड्स, कमोडिटी और आर्टिकल, ये हम वस्तु या माल, इसको हम यहाँ पर निर्देशित करते हैं। उसके बाद में परचेस, जिसका मतलब है खरीदी करना। हम व्यापार व्यवसाय में खरीदी और बिक्री का काम करते हैं। सेल्स का मतलब होता है बिक्री करना। उसके बाद में अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है खाता। यहाँ पर हमको बार बार अलग अलग प्रकार के अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, अकाउंट तैयार करने पड़ते हैं। तो अकाउंट का मतलब होता है खाता। जैसे हमको बैंक अकाउंट सभी के मुंह पर रहता है कि हमारा बैंक में अकाउंट है, मतलब हमारा बैंक में खाता है।
उसी प्रकार एक लेजर शब्द यहाँ पर आता है। लेजर का मतलब होता है खाता बही। अब आप एक ऐसा बुक बनाओगे जिसमें सभी प्रकार के आपके खाते रहेंगे, सभी प्रकार के अकाउंट्स आप उसमें मेंटेन करोगे। एक बुक रहेगा उसमें सब अकाउंट हम वन बाय वन बनाएंगे, जितने ट्रांजेक्शन हम करते हैं उसके आधार पर हम एक खाता बही बनाएंगे, जिसमें जैसे व्यक्तियों का अकाउंट रहेगा, खर्चों का अकाउंट रहेगा, उत्पन्न का अकाउंट रहेगा और अन्य अकाउंट सारे उसमें वहां पर हम दिखाएंगे। उसके बाद में एक नया शब्द यहाँ पर जुड़ता है कॉमर्स में, डेबिट। डेबिट का मतलब होता है नावे। कोई भी अकाउंट में जब हम एंट्री करेंगे या अकाउंट का जब हम स्वरूप देखेंगे उस समय आपको देखेगा कि डेबिट और क्रेडिट ये शब्द ज्यादा आता है। डेबिट का मतलब होता है नावे और ये किसी भी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड होता है, या जो हम बोलते हैं कि हमारा जो बाया हाथ है उसको हम वहां पर डेबिट साइड बनाते हैं और वो डेबिट साइड में हम जो एंट्री करते हैं वो अकाउंट की डेबिट बाजू या डेबिट साइड कहलाती है। उसके बाद में जो क्रेडिट है ये इसका मतलब होता है जमा। किसी भी अकाउंट में जो हमारा दाहिना हाथ होता है, राइट हैंड साइड होता है, उस साइड में अगर जो हम एंट्री करेंगे या जो पोस्टिंग करेंगे उसे हम क्रेडिट बोलते हैं या जमा बोलते हैं। उसके बाद में डेटर्स। अब डेबिट से ही शब्द आया है डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है हमारे ऐसे ग्राहक या ऋण को जिन्होंने हमसे माल लिया है, क्योंकि हम कई बार जो कस्टमर को माल सेल करते हैं वो सारे ही हमारे कस्टमर या जिसके पास हमारा पैसा बाकी है वो सारे हम डेटर्स में लेते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब होता है धन को, या जिसको हम साहूकार भी बोलते हैं, या जिनसे हम माल खरीदते हैं। जैसे हम उधार बेचते हैं तो उनको डेटर्स बोलते हैं, जहां से हम उधार खरीदते हैं उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। एसेट्स का मतलब होता है हमारी संपत्ति या हमारी मालमत्ता। इसमें सभी प्रकार की संपत्तियों का समावेश होता है, क्योंकि व्यवसाय अगर हम करेंगे तो हमारे पास फर्नीचर भी है, मशीनरी भी है, बिल्डिंग भी है, कुछ हमारे पास फिक्स एसेट होते हैं, कुछ हमारी स्थायी संपत्तियां होती है, कुछ हमारी चल संपत्तियां होती है जिसमें कैश और स्टॉक जैसी बातों का समावेश होता है। तो सारी संपत्तियां जिसको हम एसेट्स बोलेंगे यहाँ पर, और वो संपत्तियां हम यहाँ पर दिखाते हैं। उसके बाद में शब्द आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी या देयता। अगर हम लोगों को बिजनेस में किसी को भी कुछ देना बाकी है तो वो हम जवाबदारी या देयता में दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड। हम साल के आखिर में जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस समय हम और एसेट और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ये रहा एसेट और लाइबिलिटी, जो कि हमारी संपत्तियां और हमारी जवाबदारी या हमारा देना दिखाता है कि हम लोगों को किसको क्या देना है। उसके बाद में जो हमने अभी पुस्तपालन व लेखा कर्म जहां से हमने शुरुआत किया कि हमको बुक रखना पड़ते हैं और अकाउंट लिखने का हम या लेखा लिखने का काम हम करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड अगर हम देखेंगे जर्नल। जर्नल का मतलब होता है रोजमेल, या हम बोलते हैं इसको डे बुक, क्योंकि जर्नल में एक नया शब्द आपके सामने है। ये हमारा पहला बुक ऑफ अकाउंट है जो हम अपने व्यवसाय में रखते हैं, और सबसे पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन लिखा जाता है तो वो जर्नल में लिखा जाता है। कई बच्चों को जर्नल का मीनिंग लास्ट तक पता नहीं होता, जब तक उनका बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब तक उनको जर्नल का प्योर अर्थ पता नहीं होता है। जर्नल में जो पहले 4 वर्ड है JOUR, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में हम बोलते हैं अ डे। तो जो रोज के व्यवहार हम सबसे पहले जिसमें लिखते हैं उसे हम बोलते हैं जर्नल। उसके बाद में एक शब्द हमें बार बार से यूज होता है यहाँ पर जिसका मतलब है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि जो हमारे अमाउंट डेटर की तरफ से हमें वसूल नहीं होता, इसको न वसूल हुआ अमाउंट या न वसूल हुई रकम हम बोलते हैं, न वसूल हुआ पैसा। कई बार हम डेटर को माल बेचते हैं, उसके बाद में उसका पूरा पैसा वसूल नहीं हो जाता है, कुछ पैसा हमारा डूब जाता है, इसे हम डूबत ऋण भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये बैड डेब्ट्स हमारा एक प्रकार से लॉस है या हमारा नुकसान है। ट्रांजैक्शन, कोई भी व्यवहार जब हम करते हैं, जब हम यहाँ पर सारे फाइनेंशियल व्यवहारों के बारे में बात करेंगे, उसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के व्यवहार हम बिजनेस में करते हैं। एंट्री का मतलब होता है नोंद करना या उसका रिकॉर्डिंग करना या उसको लिखना। कोई भी एंट्री हम जब करेंगे जर्नल में, सबसे पहले हमको जो भी ट्रांजैक्शन हमारा होगा, जैसे खरीदी का हुआ, बिक्री का हुआ, उसकी हम सर्वप्रथम वहां पे नोंद करेंगे या एंट्री हम करेंगे, जिसे हम लिखना बोलेंगे या एंट्री करेंगे। उसके बाद में जो नरेशन जो शब्द आ रहा है जर्नल में, हम कोई भी एंट्री करने के बाद में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में हम ये लिखते हैं कि हमने आज क्या किया। जैसे माल बेचा है तो बीइंग गुड्स सोल्ड, ये हमारा हो जाता है नरेशन। अगर हमने माल खरीदी किया है तो बीइंग गुड्स परचेस, ये हमारा हो जाता है नरेशन। तो ये नरेशन होता है हमारा विवरण।
कि हमने जो भी काम किया है, ट्रांजैक्शन किया है, उसका इन शॉर्ट में हम वहां पे एक डेफिनेशनल वहां पे एक ब्रैकेट में हम देते हैं, जिससे हमको याद रहे कि हमने क्या किया है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शब्द है आप लोगों के लिए, डिप्रेसिएशन। कोई भी एसेट, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, अनेक प्रकार की हमारी संपत्तियां होती है, कुछ आंखों से दिखने वाली होती है और कुछ बिना दिखने वाली होती है, जिन्हें अमूर्त संपत्तियां भी हम बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर अमूर्त संपत्तियां कौन सी है, ये भी हम आपको आने वाले स्पेलिंग में बताएंगे। तो जिसमें जो हमको संपत्तियां हमारे पास में है, ये विशिष्ट समय के पश्चात इसकी कीमत कम हो जाती है। जैसे आज हमने एक चेयर खरीदी करी है, चेयर खरीदी, अगर हमने 1000 रुपए में एक चेयर ली है तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 1000 नहीं रहेगी, या 1 महीने बाद उसकी वैल्यू 1000 नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम यूज करते हैं तो एसेट हमारा कम होते रहता है, उसका डिप्रेसिएशन या उसका ह्रास होता है। तो ये जो ह्रास होगा ये भी हमारा एक नुकसान है, और हमको ये हमारे बुक्स में दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने 10 साल तक 1000 रुपए का चेयर दिखाया और 10 साल के बाद तो वो भंगार में या स्क्रैप में कुछ भी उसका मिलता नहीं है, तो इसके लिए हमको हर साल जो उसकी कीमत कम हुई है वो नुकसान हमको कंसीडर करना पड़ता है। अकाउंटेंसी अभी हमने देखा यहाँ पर, लेखा कर्म, जो हम अकाउंट तैयार करते हैं, जो हम लिखने का काम करते हैं, उसे हम यहाँ पर अकाउंटेंसी बोलते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है हमारा फायदा, या हमारा जो भी हम यहाँ पे लाभ कमाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी व्यवसाय प्रॉफिट के लिए किया जाता है और प्रॉफिट के आधार पर ही हमारा व्यवसाय टिका रहता है। लॉस का मतलब है नुकसान, जो हमें व्यवसाय में नुकसान होते हैं या जो हम लोगों को हानियां होती है उसे हम यहाँ पर लॉसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस में हम देखते हैं सारे खर्च, जो हम अलग अलग प्रकार के खर्च करते हैं, जैसे लाइट बिल भरते हैं, किसी को नौकरी का हम पेमेंट देते हैं, या हम लाइट बिल के अलावा टेलीफोन एक्सपेंसेस करते हैं या वेजेस पेड करते हैं। तो हमारे अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं जिन्हें हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। इनकम या गेन का मतलब होता है उत्पन्न। जो भी हम व्यवसाय में अनेक मार्गों से हमारा उत्पन्न हमको मिलता है, माल के बेचने के माध्यम से हमको उत्पन्न मिलता है, किसी के कमीशन से हमको उत्पन्न मिलता है, अगर हम शेयर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो डिविडेंड के रूप में हमको उत्पन्न मिलता है लाभांश के जरिए से। तो जो भी हमारी इनकम है उसे या गेन है उसे हम यहाँ पर उत्पन्न डिफाइन करते हैं। उसके बाद में कैश का मतलब होता है रोकड़, जो हमारे पास कैश में जो पेमेंट पड़ा रहता है उसे हम रोकड़ या रोक अमाउंट बोलते हैं, रोक रकम हम जिसे बोलते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट देना, या जिसमें हम बोलते हैं कि जैसे कोई वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं तो उस पे हमको डिस्काउंट मिलता है, ज्यादा पैमाने पर हम जब वस्तु खरीदते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है, और डिस्काउंट देना भी पड़ता है। तो एक प्रकार से अगर डिस्काउंट दिया तो ये हमारा खर्चा है और हमको मिलता है तो हमारा उत्पन्न है। कमीशन हम लोगों को सभी को पता है, अगर हम माल किसी एजेंट के थ्रू बेच रहे हैं या हम किसी का माल एजेंट के रूप में बेच रहे हैं तो हमको उसकी तरफ से कमीशन मिलता है, जो भी हमारा सेल परसेंटेज रहेगा उसके ऊपर हम लोगों को कमीशन मिलता है। रेंट का मतलब होता है किराया, जो भी हम भवन या दुकान या जगह हम किराए पर लेते हैं और अपना काम करते हैं तो रेंट भी हमारा खर्चा होता है, या हम अगर रेंट पे किसी को कुछ देते हैं तो वो हमारा उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में ऑडिट फी, जो हम बोलते हैं इसका अंकेक्षण। कोई भी व्यवसायी जब बड़े पैमाने पर व्यवसाय करता है तो उसे अपने जो भी हिसाब किताब है या जो भी लेखा के उसके बुक्स है वो उसे चेक करवाने पड़ते हैं ऑडिटर से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से नियुक्त किया जाता है, और अंकेक्षण हमें करवाना पड़ता है, अपने हिसाब खातों को हमें चेक करवाना पड़ता है। तो उसे जो हम फी देते हैं उसे अंकेक्षण की फीस हम कहते हैं। इसके बाद में कैरियर शब्द यहाँ पर आता है। कैरियज का अर्थ होता है कि हम लोग जो भी वस्तुएं मंगवाते हैं उसका हमको वस्तु लाने का जो किराया होता है वो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और उसी तरीके से फ्रेट होता है, जिसमें हमारा ट्रक का किराया होता है, या हम अन्य किसी बाहर से अगर स्टेट से या राज्य से या देश से अगर हम माल मंगवा रहे हैं तो हमको अलग अलग प्रकार के फ्रेट पेड करना पड़ता है। कैरियज खासकर लोकल लेवल पे हमको लगता है, और फ्रेट हमको अगर बाहर से माल आ रहा है या ट्रक से माल आ रहा है तो हमको उसका ट्रक का किराया हमको वहां पे देना पड़ता है। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। हम यहाँ पर जो भी हमारे दुकान में या व्यवसाय में काम कर रहे हैं हम उसको अगर उसका पारिश्रमिक दे रहे हैं या मेहनत का उसको मुआवजा दे रहे हैं या शारीरिक श्रम का हम उसको मुआवजा दे रहे हैं तो हम वेजेस बोलते हैं। सैलरी का मतलब होता है वेतन। जो भी हमारे यहाँ मानसिक रूप से जो बौद्धिक अपना यूज करके काम करता है उसको हम सैलरी या वेतन हम उसको देते हैं। इंश्योरेंस बीमा आप सभी को पता है।
खासकर लाइफ इंश्योरेंस सभी को पता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हमारे यहाँ पे हम कॉमर्स में जो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते समय वो ड्राइंग में लेते हैं, क्योंकि वो हमारा पर्सनल खर्चा होता है। और जो इंश्योरेंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये जनरल इंश्योरेंस है, जो कि हमारा व्यवसाय में खर्चा माना जाता है, और हम अपने व्यवसाय में जो अनेक प्रकार के जो खतरे हैं या रिस्क है उसे कम करने के लिए हम इंश्योरेंस निकालते हैं। रॉयल्टी का मतलब होता है मानधन। कई बार हम लोगों को हमारी जैसे हमने कोई बुक पब्लिश करी है और वो कोई अन्य व्यक्ति यूज कर रहा है तो हमको उससे रॉयल्टी मिलती है। जैसे आपने बागबान फिल्म देखी है, बागबान में अमिताभ का बुक पब्लिश होता है और उसको वहां पे जिस पब्लिशर ने वो पब्लिश किया था उसकी तरफ से उसकी जितनी कॉपियां बिकती है उतना उसको रॉयल्टी मिलती है। तो अकाउंट में भी हम लोगों को रॉयल्टी देखते हैं, जिसमें हमको मानधन, जहाँ पे अगर हमारे पास कोयले की खदान है या हमारे पास भू संपत्ति कोई है तो हमको वहां पर रॉयल्टी मिलती है। स्टॉक का मतलब होता है सामग्री का, जो भी हमारे पास स्टॉक है या जो सामग्री का बैलेंस है उसे हम स्टॉक बोलते हैं। इसमें खासकर से हमारा फिनिश गुड्स रहता है, जो कि तैयार माल हमारे पास में रहता है, क्योंकि दुकान में साल भर हम खरीदी बिक्री करते हैं, साल के एंड में अगर हमारे पास में माल बच जाता है तो वो हमारा स्टॉक में आता है। कई लोग इन्वेंट्री जो हमारा, इसको भी हम सामग्री ही बोलते हैं, लेकिन कई बार इसमें बच्चे फर्क नहीं कर पाते या अंतर नहीं कर पाते। स्टॉक में तो सिर्फ तैयार माल आता है, लेकिन इन्वेंट्री जो सामग्री है इसमें कच्चा माल भी आता है, आधा तैयार माल भी आता है, जो आधी प्रक्रिया हो गया है, पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, न तो वो रॉ मटेरियल है न वो फिनिश है। तो इस प्रकार इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आता है, आधा तैयार माल या अर्धनिर्मित माल भी आता है और तैयार माल भी आता है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट, जो हमको विज्ञापन हम करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपने व्यवसाय का हम लोगों को जानकारी देते हैं, क्योंकि विज्ञापन एक बहुत बड़ी चीज है जो हमको खर्चा हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम जन संपर्क तक पहुंचते हैं और हम अपने वस्तुओं के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में लोगों को कल्पना देते हैं। इसके बाद में एक मैंने शब्द लिया है लाइव स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है सामग्री, और लाइव स्टॉक, लाइव का मतलब होता है कि जीवंत, जो आदमी जिंदा है, जो हम बोलते हैं कि ये लाइव चल रहा है या जो व्यक्ति जीवित है। तो इसी तरीके से कुछ हमारे पास जीवित सामग्री। अब आप बोलोगे जीवित सामग्री क्या है? इसमें हम लोग अगर पशुओं का कोई काम कर रहे हैं, अगर हम मुर्गियां पाल रहे हैं या बकरियां अगर हमारे पास में हम काम कर रहे हैं, या हम गाय या भैंस हमारे पास में है, तो ये हमारे लाइव स्टॉक में आ जाता है, क्योंकि इनके ही माध्यम से हम अपना व्यवसाय करते हैं। तो हम लोगों का स्टॉक, ये जो पशु होगा वो इस लाइव स्टॉक में हम दिखाते हैं। विड्रॉन का मतलब होता है निकालना। हम जो पैसा बैंक में भरते हैं उसे डिपॉजिट बोलते हैं, और उसके बाद में जो पैसा हम बैंक में से निकालते हैं उसे विड्रॉन हम बोलते हैं। गुडविल, ये हमारा एक जो है रेपुटेशन है, जिसको हम ख्याति बोलते हैं, और ये ख्याति जो है ये हमारा इनटेंजिबल एसेट है। जैसे मैंने आपको एसेट बताए थे, कुछ हमारे फिक्स एसेट है, कुछ हमारे करंट एसेट है, उसी तरीके से गुडविल भी हमारा एसेट है। कोई भी, अब जैसे पार्ले का नाम अगर आपको लिया तो पार्ले का एक गुडविल है मार्केट में, वो गुडविल से चलता है, उसके नाम से चलता है। तो ऐसे व्यवसाय का जो ख्याति मूल्य होता है उसे हम गुडविल बोलते हैं, और ये भी हम अपने बुक्स में एज ए एसेट बोलकर दिखा सकते हैं। ये इनटेंजिबल होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता, पर हम इसका मूल्य कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये जो हमारा व्यापारी बोध चिन्ह है या पेटेंट है। तो हम लोग, जैसे मैंने बताया अभी पार्ले का ही आपको उदाहरण दिया, कि जिसमें पार्ले के बिस्किट पर एक फोटो दिया रहता है, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रेडमार्क और पेटेंट एक्ट के तहत हम उसको सरकार से मंजूरी ले लेते हैं कि हमारा कोई कॉपी नहीं। अगर हमारा कोई कॉपी करेगा तो हमारा व्यवसाय में कंपटीशन में हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को समझेगा नहीं ओरिजिनल क्या और डुप्लीकेट क्या है। तो इसके लिए अगर हम ट्रेडमार्क या पेटेंट राइट लेते हैं, जिसमें हमें बोध चिन्ह या हमारा व्यापारी चिन्ह मिलता है, जिससे हमारा कोई भी व्यवसाय की कॉपी नहीं कर सकता है। तो ये रहे कुछ बेसिक टर्म्स। इसके आने वाले पार्ट्स में हम कोशिश करेंगे कि इसमें और भी शब्द जो हमको बार बार से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।